नमस्कार। हमारे सामने आज है दशहरा की जानी पहचानी कहानी देवी दुर्गा और महिषासुर वाली। हाँ, और हम आज इसी पर बात करेंगे कि इस कहानी को और असरदार कैसे बनाया जा सकता है। बिल्कुल। तो चलिए सीधे विश्लेषण पर आते हैं। ये प्रस्तुति दशहरा की पृष्ठभूमि से शुरू होती है, फिर महिषासुर के वरदान, देवताओं की हार, देवी दुर्गा के सृजन, युद्ध और फिर विजय को नवरात्रि और विजयदशमी से जोड़ती है। तो लगता है कि मकसद यही समझाना है कि हम ये त्योहार क्यों मनाते हैं। हाँ, ढांचा तो परिचित है, पर पहली बात जो मुझे लगी वो ये कि हर कहानी हवा में तैरती है। आपकी कहानी को जमीन पर उतारने और यादगार बनाने के लिए उसे एक अनूठी लंगर की जरूरत होती है। अब ये लंगर थोड़ा ढीला लगता है। अच्छा, मतलब कहानी जानी पहचानी है, ये दिक्कत है। नहीं, दिक्कत ये नहीं कि कहानी गलत है, कमजोरी ये है कि ये देवी दुर्गा और महिषासुर की कथा का एक बहुत ही कह सकते हैं मानक, एक अपेक्षित सा पुनर्कथन है। मतलब जो लोग पहले से जानते हैं कहानी, और ये कहानी काफी लोग जानते हैं, हाँ बिल्कुल, उन्हें इसमें शायद कुछ नया न लगे, कोई अनोखा नजरिया नहीं मिलता। और वो जो अलग अलग स्रोत हैं या क्षेत्रीय कहानियां हैं या अलग व्याख्याएं हैं जो कहानी को और गहरा बना सकती थी, वो इसमें नहीं है। एक तरह से ये कहानी का विकिपीडिया सारांश जैसा लगता है। फैक्ट सही हैं, पर वो खास बात नहीं है। हाँ समझी। मतलब सिर्फ घटनाओं को लाइन से बता देना काफी नहीं है, खासकर तब जब सुनने वाले को वो क्रम पहले से पता हो। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो सुझाव यह है कि कहानी में एक विशिष्ट कोण, एक नजरिया डाला जाए। मतलब सिर्फ क्या हुआ नहीं, बल्कि इस कहानी को इस नजरिए से क्यों देखें, यहीं पर वो मौलिकता आएगी। ठीक है। और देखिए, इसके कई तरीके हो सकते हैं। एक तो है कला वाला रास्ता। जैसे आप ये देख सकते हैं कि हजारों सालों में अलग अलग आर्ट फॉर्म्स में, मूर्तियों में, पेंटिंग्स में, या तक कि डांस ड्रामा में दुर्गा और महिषासुर को कैसे दिखाया गया है। अच्छा, क्या देवी हमेशा से ऐसी ही उग्र थी? महिषासुर का रूप हमेशा यही था? और इन बदलावों के पीछे क्या कारण रहे होंगे, समाज के, धर्म के? ये एक अलग ही गहराई देगा। हाँ ये दिलचस्प है। या फिर दूसरा रास्ता है क्षेत्रीय विविधताएं। भारत में ही नवरात्रि कितने अलग अलग तरीकों से मनाई जाती है। बंगाल की दुर्गा पूजा, गुजरात का गरबा, दक्षिण का कोलू। सही कहा। ये सब जुड़े तो इसी कहानी से हैं, पर सबकी अपनी पहचान है। तो आपकी प्रस्तुति ये देख सकती है कि ये अलग अलग उत्सव कहानी के किन हिस्सों पर ज्यादा जोर देते हैं। कहीं माँ का रूप है, कहीं योद्धा का। तो ये एक कल्चरल लेंस हो गया। हाँ हाँ। और तीसरा, जो शायद सबसे गहरा है, वो है प्रतीकात्मक विश्लेषण। शक्ति की अवधारणा, ये क्या है? सिर्फ देवी की ऊर्जा, या इसका कोई और मतलब है? और महिषासुर, क्या वो सिर्फ एक राक्षस है, या हमारे अहंकार का, अज्ञान का, या समाज की बुराइयों का प्रतीक है? हाँ। तो आप इन प्रतीकों के जरिए कहानी को खोल सकते हैं और फिर पूछ सकते हैं कि ये प्रतीक आज कैसे मायने रखते हैं। आज की दुनिया में क्या हमें भी अपने अंदर के महिषासुरों से लड़ने के लिए अपनी शक्ति को जगाना है? तो ऐसा विश्लेषण कहानी को एकदम रिलेटेबल बना देता है, बिल्कुल। इनमें से कोई भी एक कोण पकड़ लें तो आपकी प्रस्तुति उन बाकी सब विवरणों से अलग हो जाएगी जो सिर्फ कहानी दोहराते हैं। हाँ, ये बात सोचने वाली है। सिर्फ कहानी बताने से आगे बढ़कर कहानी के बारे में कुछ कहना, उसे एक खास चश्मे से दिखाना। अच्छा, अब जरा उस हिस्से पर आते हैं जहाँ महिषासुर की तपस्या, वरदान, देवताओं की हार और फिर दुर्गा का सृजन होता है। आपने कहा था कि ये बहुत तेजी से होता है। हाँ, और यहीं से दूसरा अहम सवाल जुड़ता है। कथा की गति, उसका जो फ्लो है, वो एक संगीत की लय जैसा होता है, कहीं धीमा, कहीं तेज। पर यहाँ ऐसा लग रहा है कि पूरी धुन एक ही स्पीड पर बज रही है, जिससे वो ड्रामा, वो इमोशनल गहराई कम हो रही है। ओके। देखिए, कमजोरी ये है कि कहानी के कुछ सबसे इमोशनल मोड़ बहुत जल्दी निकल जाते हैं। महिषासुर का वरदान पाना, देवताओं का स्वर्ग से निकाला जाना, उनका त्रिदेवों के पास जाना, फिर देवी का प्रकट होना, ये सब बस एक के बाद एक बिना किसी ठहराव के बता दिया गया है। हाँ। तो सुनने वाले को देवताओं की वो हताशा, वो निराशा, या फिर देवी के आने पर वो विस्मय और राहत, उसे महसूस करने का वक्त ही नहीं मिलता। सब कुछ फ्लैट लगता है। हाँ ये तो है। और फिर वो 10 दिन का युद्ध,
बस भीषण कह दिया, लेकिन उसकी भयानकता, देवी का शौर्य, उसका पूरा एहसास नहीं होता। ये ऐसा है जैसे किसी मैच का स्कोर बता दिया पर खेल का रोमांच दिखाया ही नहीं। तो आप कह रहे हैं कि स्पीड कंट्रोल करके, कुछ हिस्सों को धीमा करके हम इमोशंस को जगह दे सकते हैं। बिल्कुल सही। सुझाव यही है कि जहां कहानी में टेंशन बढ़ रही है या इमोशन हाई है, वहां स्पीड जानबूझकर कम करें। थोड़ा रुकें, डिटेल्स डालें, किरदारों के मन में क्या चल रहा है वो बताएं, घटनाओं के बीच में छोटे छोटे पॉज या डिस्क्रिप्शन डालें। अच्छा, कैसे? कोई उदाहरण? हाँ, जैसे जब देवता हारकर त्रिदेवों के पास जाते हैं, उस मोमेंट को थोड़ा फैलाएं। सिर्फ ये नहीं कि वे मदद मांगने गए, उनकी हालत कैसी थी, थके हुए, निराश, अपमानित, उनकी प्रार्थना में क्या दर्द था, त्रिदेवों ने कैसे रिएक्ट किया, उनके चेहरे पर चिंता थी या गुस्सा या संकल्प। इस छोटे से विस्तार से ही देवताओं की लाचारी और उम्मीद ज्यादा महसूस होगी। सही है। और इसी तरह जब देवी दुर्गा का सृजन होता है, वो तो कहानी का एक बहुत ही अद्भुत क्षण है। बिल्कुल। उसे और भव्य बनाएं। देवताओं के तेज से देवी का निकलना, उनके अंग बनना, उन्हें हथियार मिलना, इन सब का वर्णन और विस्तार से और विस्मय के भाव से करें। देवताओं का रिएक्शन, जैसे लिखा है चकाचौंध हो गए, उसे और गहरा करें। क्या वो अवाक थे, आंखों में आंसू थे? क्या उन्हें पहली बार लगा कि हाँ, अब महिषासुर का अंत हो सकता है? उस क्षण को पूरी तरह से जीने दें। और युद्ध? हाँ, युद्ध। भीषण युद्ध का मतलब क्या? कुछ सेंसरी डिटेल्स डालें, हथियारों की आवाजें, चीखें, धरती का कांपना, देवी के शेर की दहाड़, महिषासुर के बदलते रूप। थोड़ा थोड़ा वर्णन युद्ध को जिंदा कर देगा। या फिर पूरे 10 दिन का ब्यौरा देने के बजाय युद्ध के 1-2 खास पलों को चुनकर उन्हें डिटेल में बताएं। देवी का कोई खास वार या महिषासुर का कोई छल या कोई ऐसा पल जब लगा कि बाजी पलट सकती है। इससे लड़ाई का स्केल और देवी का संकल्प ज्यादा साफ दिखेगा। और महिषासुर के अंत का क्षण? हाँ, वो तो क्लाइमैक्स है, उसे भी जल्दी में न निपटाएं। देवी का वो आखिरी वार, महिषासुर की हार, उसके शरीर से भैंस के सिर का गिरना, उस क्षण को थोड़ा धीमा करें, उसकी नाटकीयता बढ़ाएं। जीत के बाद देवताओं का रिएक्शन, आसमान से फूलों की बारिश, ये सब मिलकर उस जीत को और सार्थक और यादगार बना देंगे। स्पीड का ये उतार चढ़ाव सुनने वाले को कहानी के इमोशनल सफर में पूरी तरह खींच लेगा। ये बहुत जरूरी बात है। कहानी सिर्फ घटनाएं नहीं बल्कि अनुभव है, और उस अनुभव के प्रवाह को कंट्रोल करना लेखक के हाथ में है। ठीक है, अब आते हैं आखिरी बिंदु पर। कहानी का अंत उसे नवरात्रि, विजयदशमी और मंत्र जाप से जोड़ता है, और राम जी की विजय का भी जिक्र करता है। हाँ, और यहीं पर तीसरा मुद्दा आता है। कहानी हमें ये तो बताती है कि हम ये त्योहार क्यों मनाते हैं, पर ये पूरी तरह से ये साफ नहीं करती कि ये कहानी आज भी हमारे लिए क्यों मायने रखती है। इसका वो तो क्या वाला पहलू थोड़ा कमजोर है। अच्छा, कमजोरी ये है कि त्योहारों से जुड़ाव थोड़ा सतही सा लगता है। मतलब इस घटना की याद में ये त्योहार मनाते हैं। ठीक है, लेकिन ये बुराई पर अच्छाई की जीत वाली आम बात से आगे नहीं बढ़ता। ये इस बात की गहराई में नहीं जाता कि ये वाली कहानी दुर्गा और महिषासुर की आज के टाइम में आज के लोगों के लिए क्या मतलब रखती है। क्या इसका महत्व बस एक पुरानी कथा या पूजा पाठ तक ही है, या इसके सिंबोलिज्म की कोई गहरी आज के जमाने की व्याख्या हो सकती है? और वो राम जी की जीत का जिक्र भी अचानक आता है और दुर्गा की कहानी से उसका कनेक्शन ठीक से बनता नहीं, तो वो थोड़ा अलग थलग लगता है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि सिर्फ ये बता देना कि त्योहार क्यों मनाते हैं, ये आज के सुनने वाले के लिए शायद काफी ना हो। उन्हें ये भी जानना होगा कि ये कहानी उनकी जिंदगी से कैसे जुड़ती है। बिल्कुल। सुझाव ये है कि कहानी के अंत में या शायद बीच बीच में भी कुछ पंक्तियां या एक छोटा सा हिस्सा ऐसा हो जो इसके स्थायी महत्व या आज की प्रासंगिकता पर रोशनी डाले। इसे सिर्फ त्योहार के रिचुअल से जोड़ने के बजाय बड़े मानवीय विषयों, मूल्यों या संघर्षों से जोड़ने की कोशिश करें। इसके क्या तरीके हो सकते हैं? कई हो सकते हैं। एक तो जैसा हमने पहले बात की, शक्ति की अवधारणा पर सोचें। आज स्त्री शक्ति की बहुत बात होती है। क्या दुर्गा की कहानी इस पर कोई रोशनी डालती है? या शक्ति का मतलब सिर्फ जेंडर से नहीं बल्कि अंदरूनी ताकत, हिम्मत या अन्याय के खिलाफ खड़े होने की कलेक्टिव इच्छा से है? आप सोच सकते हैं कि कहानी कैसे हमें अपनी अंदर की शक्तियों को पहचानने और इस्तेमाल करने की प्रेरणा देती है। हाँ,
ये एक अच्छा एंगल है। दूसरा, कहानी को एक रूपक, एक मेटाफर की तरह देखें। महिषासुर बाहर का दुश्मन तो है ही, पर वो हमारे अंदर के दुश्मन जैसे अहंकार, लालच, गुस्सा, अज्ञान का भी प्रतीक हो सकता है। इस नजरिए से दुर्गा की जीत इन अंदरूनी बुराइयों पर जीत का प्रतीक बन जाती है। ये व्याख्या कहानी को हर इंसान के लिए पर्सनल और रिलेटेबल बना देती है। क्या हम सब अपने अपने महिषासुरों से नहीं लड़ रहे हैं? सही बात है। तीसरा, आप अलग अलग नजरिए शामिल कर सकते हैं। क्या सभी लोग इस कहानी को एक ही तरह से देखते हैं? क्या इसकी कोई फेमिनिस्ट व्याख्या है, कोई सोशियो पॉलिटिकल रीडिंग है? अलग अलग विचारकों या समुदायों ने इसे कैसे समझा है, इसका हल्का सा जिक्र भी कहानी को मल्टी डायमेंशनल बना सकता है। ये दिखाता है कि ये एक जिंदा कहानी है, कोई म्यूजियम की चीज नहीं। और राम जी वाली कहानी से जुड़ाव का क्या? हाँ, उसे और स्मूथ बनाया जा सकता है, शायद विजयदशमी के कॉमन थीम यानी विजय का दिन के जरिए। लेकिन सिर्फ मेंशन करने के बजाय थोड़ा विस्तार दें, बताएं कि कैसे भारत की दो महान कथाएं रामायण और देवी महात्म्य इसी दिन अपनी अपनी तरह से बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाती हैं। ये कनेक्शन तब ज्यादा मीनिंगफुल लगेगा, कम रैंडम। इस तरह कहानी सिर्फ अतीत की बात न रहकर आज के लिए भी एक मैसेज बन जाती है। बिल्कुल, यानी कहानी को सिर्फ वहाँ और तब की बात न बनाकर यहाँ और अब से जोड़ना। ये तीन मुख्य बिंदु, एक अनूठा कोण, सोची समझी गति और गहरी प्रासंगिकता निश्चित रूप से इस प्रस्तुति को और शक्तिशाली बना सकते हैं। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। तो संक्षेप में हमने 3 प्रमुख क्षेत्रों पर बात की। पहला, कहानी को एक विशिष्ट दृष्टिकोण या लंगर देकर उसे मौलिकता देना, जैसे कि कलात्मक चित्रण, क्षेत्रीय विविधता या प्रतीकात्मक विश्लेषण के माध्यम से। दूसरा, कथा की गति को नियंत्रित करना, महत्वपूर्ण क्षणों में धीमा करके भावनात्मक गहराई और नाटकीय तनाव बढ़ाना, और युद्ध जैसे दृश्यों में चुनिंदा विवरणों से जान डालना। बिल्कुल। और तीसरा, कहानी के अंत में उसके गहरे अर्थ और समकालीन प्रासंगिकता तो क्या को उजागर करना, ताकि वो सिर्फ एक पारंपरिक कथा न रहकर आज के दर्शकों के लिए भी मायने रखे। एकदम सही। हमें उम्मीद है कि ये विस्तृत चर्चा और सुझाव आपकी प्रस्तुति को निखारने में मददगार होंगे। ये सिर्फ कुछ संभावित दिशाएं हैं, आप अपनी रचनात्मकता से और भी रास्ते खोज सकते हैं। हाँ, और अगर आप चाहें तो संशोधित संस्करण पर आगे विचार विमर्श के लिए इसे हमें दोबारा भेज सकते हैं। बिल्कुल।